संसदीय जनतंत्र और क्रांतिकारी रास्ता, इस पर बहुत लंबी बहसें हुई हैं। जेएनयू में गर्मा गर्म बहसें हुई हैं, बाहर भी होती हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता तो बहुत सारे रास्तों को अभी हम तलाश कर रहे हैं। तो उस पर बात ना करते हुए मोटी मोटी बात से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। साथियों, हमारी लड़ाई बुनियादी तौर पे वर्चस्व के खिलाफ है, हेजेमनी के खिलाफ है। इस देश में अपर कास्ट अपर क्लास की हेजेमनी है। तमाम जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वहाँ पर नुमाइंदगी है। वहाँ पे वो पॉलिसी बनाते हैं, अपने हिसाब से शासन प्रणाली चलाते हैं। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है मोटी मोटी। रास्ते बहुत अलग अलग हैं, लेकिन हम सब लोग अपने अपने तरह से अपने अपने जज्बात के साथ अपनी समझ के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग संसदीय जनतंत्र, जिसको मजाक में अखाड़ा भी कहते हैं, उसके अंदर से प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग उसके बाहर प्रयोग कर रहे हैं। तमाम तरह के प्रयोग चल रहे हैं। उसमें मैं कोई पोजीशन लेने वाला नहीं हूँ। फारबिसगंज का मुद्दा जब शुरू हुआ तो एक बड़ी दिलचस्प बात हुई कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर एक खास किस्म की खामोशी थी। 3 जून को यह मुद्दा हुआ। हम लोगों को इंटरनेट के जरिए से, फेसबुक के जरिए से इसके बारे में पता चल रहा था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका कवरेज बहुत दिनों बाद हुआ। तथ्य क्या है उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। दिलीप मंडल जी ने एक लेख लिखा फारबिसगंज सिंड्रोम के नाम से, और उस पर उन्होंने मीडिया की एजेंडा सेटिंग थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये बताया कि कैसे मीडिया हमारा एजेंडा सेट करता है, किस दायरे के अंदर हम सोचते हैं उस दायरे को मीडिया कैसे निर्मित करता है, उसका कैसे निर्माण होता है। और बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार है उसने विज्ञापन पे जिस तरह का खर्चा किया, उससे इस चुप्पी का, फारबिसगंज में चुप्पी का क्या रिश्ता है, इसको दिलीप मंडल जी ने बहुत खूबी के साथ, बखूबी उन्होंने अपने लेखों पे लिखा, जिसको हम लोगों ने कई मैगजीन्स में और फेसबुक के जरिए और तमाम जो सोशल मीडिया है उसके जरिए से पढ़ने का हम लोग को मौका था। शुरुआत हुई थी एक यूट्यूब के वीडियो से, जहां सुनील कुमार यादव नाम का एक होमगार्ड, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर एक शख्स है वहां, मुस्तफा अंसारी, जो कि जख्मी था, उसके ऊपर कूदते हुए नंगा नाच हम लोगों ने उसका यहाँ पर देखा। उस वीडियो से ये पूरा मसले की शुरुआत हुई। और twocircles.net जो कि मुसलमानों का एक ब्लॉग है, एक वेबसाइट है, वहां पे कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स आना शुरू हुई। twocircles.net को हम लोग वैकल्पिक मीडिया बोलते हैं। मैं यहां पर बात करना चाहता हूं कि फारबिसगंज को किस तरह से अलग अलग नजरियों से हम लोगों ने देखा। एक मेन स्ट्रीम मीडिया है जहां पे एक चुप्पी छाई रही, एक खास किस्म का सन्नाटा, एक खामोशी छाई रही, और एक वैकल्पिक मीडिया है, उसने कैसे फ्रेम किया इस इशू को। twocircles.net की जब शुरुआती रिपोर्ट्स आई, वहां पे हम लोगों को ये बताया गया कि जो पीड़ित हैं वो मुसलमान हैं। शुरुआत में कहीं भी उनकी जाति का जिक्र नहीं था। twocircles.net की जितनी शुरुआत की रिपोर्ट्स हैं, कहीं पर भी जो पीड़ित और मारे गए व्यक्ति थे, जो शहीद व्यक्ति थे फारबिसगंज वायलेंस में, उनके धर्म का जिक्र था, उनकी जाति का जिक्र नहीं था। कहीं पर भी इस मुद्दे का विकास की हिंसा से या डेवलपमेंटल वायलेंस से भी कोई जुड़ाव है, उसका भी जिक्र नहीं था शुरू से। ये साफ तौर पे सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म का जो हमारा एक डाइकोटोमस, एक खास किस्म का द्वंद्व है, उस तरह से इस पूरे मुद्दे को फ्रेम किया गया। सारे हिंदू साजिश कर रहे हैं सारे मुसलमानों के खिलाफ, सारे मुसलमान जो है बेचारे पीड़ित हैं, शोषित हैं, आइए हम लोग उनकी मदद करें। मैं यहां पर सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म का जो पूरा विमर्श है उस पर बात करना चाहता हूं। साथियों, सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म का जो पूरा विमर्श है, जो पूरा डिस्कोर्स है, अब धीरे धीरे साफ साफ ये लगने लगा है कि ये बुनियादी तौर पे यहाँ का जो अभिजात वर्ग है, जो सवर्ण पूंजीवादी तंत्र है, उसको पोषित करता है, उसको पालता है। और जब भी यहाँ पे सबाल्टर्न तबका
अपनी मांगों को, अपने अधिकारों को लेकर, चाहे वो राष्ट्रीयताएं हों, चाहे वो कमजोर जातियां हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो हमारे आदिवासी हों, जब वो अपनी बात उठाना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं से ये सांप्रदायिकता का जिनको जो ये पूंजीवादी समंदर तंत्र है ये उसको रिलीज कर देता है और सारी डिबेट जो है सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म के अंदर खत्म हो जाता है। तो सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म का जो ये विमर्श है ये किसी भी तरह से सबाल्टर्न का विमर्श नहीं है, ये यहाँ के अभिजात वर्ग का विमर्श है। इसको जितनी जल्दी हम समझ लें उतनी जल्दी हमारे मुल्क में बेहतर तरीके से आगे चलता है। जब मैं कह रहा हूं कि ये एक सवर्ण पूंजीवादी तंत्र है तो सवर्ण से मेरा मतलब सिर्फ हिंदू सवर्णों से नहीं है। सवर्ण से मेरा मतलब मुसलमानों के अंदर सवर्ण अशराफ तबका, सिखों के अंदर जाट खत्री सब तबका, ईसाइयों के अंदर सीरियन और सारस्वत जो ईसाई हैं उनसे मैं अपनी बात में उनको भी सवर्ण मानता हूं। तो जब हम ये कहते हैं कि ये सवर्ण पूंजीवादी तंत्र है तो इसमें सारे धर्मों की जो उच्च जातियां हैं वो मिलकर इस तंत्र को चलाती हैं और हम लोगों को दिखाया जाता है कि शायद यहां पर सिर्फ हिंदू जो है वो यहां पे अत्याचारी है और बाकी सारे माइनॉरिटी रिलीजन जो है वो यहां पे सबाल्टर्न है और पूरे माइनॉरिटी जो है वो पूरी तरह से शोषित तबका है। कुछ आंकड़े देखेंगे तो बात पता लगेगा ऐसा नहीं है। सारे मुसलमान शोषित हैं। दो तरह के विमर्श हैं जो इसको बनाने में मदद करते हैं। पहला विमर्श होम ग्रोन है, स्वदेशी है, कम्युनिज्म, सांप्रदायिकता। दूसरा विमर्श विदेशी है, टेररिज्म, इस्लामोफोबिया। इन दोनों में बेहतरीन गठजोड़ बना है हिंदुस्तान और ये दोनों इस्लामोफोबिया, इंटरनेशनल टेररिज्म जो कि अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद से जुड़ी हुई चीज है, और भारत का सांप्रदायिकता जो कि स्वदेशी है, होम ग्रोन है, ये दोनों एक काम जरूर करते हैं। सारे मुसलमान जो हैं वो सबाल्टर्न हैं, वो शोषित हैं, वो बेचारे अत्याचार के मारे हैं। सलमान खुर्शीद साहब कौन है? ऑस्कर फर्नांडिस साहब कौन है? मनमोहन सिंह साहब कौन है? कोई सैयद है, कोई खत्री सिख है, तो कोई सारस्वत ईसाई है। तो जब हम इसको देखें और तरीके से, कायदे से, तो हर धर्म की जो ये उच्च जातियां हैं ये भारत में सत्ता तंत्र में इनको अपनी आबादी से ज्यादा नुमाइंदगी है। इनकी अपनी आबादी ज्यादा नुमाइंदगी है, चाहे वो आप लेजिस्लेचर उठा लीजिए, चाहे आप जुडिशरी उठा लीजिए, चाहे आप एग्जीक्यूटिव उठा लीजिए, चाहे जंगल जमीन और उनकी जो बात कर रहे थे चाहे वो आप उठा लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहली बात जो सांप्रदायिकता के फ्रेम में फारबिसगंज मुद्दे को समझने की कोशिश की गई, हमको लगता है इसमें कई और तरह के जो विमर्श थे। जातीय हिंसा का जो मामला था, फारबिसगंज में मारे गए सारे व्यक्ति मुसलमानों में पिछड़ी जाति के थे जिनको हम पसमानदा मुसलमान कहते हैं। और विकासीय हिंसा का जो है पूरे देश में, क्यों हम फारबिसगंज को भट्टा परसौल की तरह ना देखें, क्यों हम उसको नंदीग्राम की तरह ना देखें, क्यों हम उसको सिंगूर की तरह से ना देखें, जहां पे कैपिटलिस्ट रेडर्स पूरे हिंदुस्तान में जमीनें मुफ्त में बहुत कम दाम में ले रहे हैं पूरी तरह से। तो सांप्रदायिकता के विमर्श ने हमने देखा कि बहुत खूबसूरती से शुरुआत के दिनों में फारबिसगंज के इस जातीय हिंसा का जो डायमेंशन था और विकास की जो हिंसा का जो डायमेंशन था उसको दरकिरार करने का भी काम किया। सांप्रदायिकता के बड़े मजेदार इस्तेमाल। बाबा रामदेव आपको याद होंगे, बीच में बड़ा धरना उन्होंने रखा था रामलीला मैदान में। एक दिन अचानक, यही वो बाबा रामदेव है जहां कांग्रेस के सारे साथी बड़े बड़े नेता उनको एयरपोर्ट में रिसीव करते हैं। एक दिन अचानक पता लगता है कि शाम को एक मशहूर सेकुलर ऑपरेटर शबनम हाशमी, अशराफिया तबके से है, महिला है, उनको अचानक ये बोध होता है कि रात में आरएसएस जो है सारे पंडाल को जलाने की साजिश रख रहा है। बड़ा मजेदार मामला है। आरएसएस रात में बाबा रामदेव का पंडाल जलाने की साजिश रख रहा है। अब ये हमको हिंदुस्तान की आईबी नहीं बताती, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर नहीं बताता, हिंदुस्तान की रॉ नहीं बताती हमको। अब हमको ये यहाँ के सेकुलर ऑपरेटर्स शबनम हाशमी जैसे लोग बताते हैं। ठीक है, तो ये तो एक सिविल सोसाइटी का भी एक चेहरा देख लीजिए। और सांप्रदायिकता का इस्तेमाल, भाई बाबा रामदेव का एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट है, मैं उसके एकदम खिलाफ हूँ, मैं जानता हूँ कौन लोग चला रहे हैं,
लेकिन बाबा रामदेव के मूवमेंट से जो डिबेट चलनी चाहिए वो ये चलनी चाहिए कि हमारा जो शासन प्रणाली है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, उसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम करप्शन और उस तरह के मुद्दों को फाइट नहीं कर रहा। उसको पूरा सांप्रदायिकता के खेल में पूरे मुद्दे को सांप्रदायिकता के रंग से रंग देते। रातों रात जो है बाबा रामदेव जिनको प्रणब जी गए थे एयरपोर्ट लाने, वो अचानक आरएसएस के एकदम, या उनको पता नहीं था 25 दिन पहले कौन चला रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया सांप्रदायिकता का मामला। मोटी मोटी मैं इस फ्रेम की बात कर रहा था और ये बात इसको मैं ज्यादा इसको आगे नहीं खींचूंगा, बस सिर्फ ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि हिंदुस्तान में जाति बदलना आसान काम नहीं, लेकिन धर्म बदला जा सकता है। अगर हम ब्राह्मणों को यहां पर शासक तबका मानते हैं, हो सकता है हम गलत, लेकिन जो साथी मानते हैं, अगर ब्राह्मणों को यहां पर एक शासक तबका माना जाता है, उनको शोषक माना जाता है, कल कोई ब्राह्मण अपना धर्म बदल के क्या मुसलमान हो जाए तो क्या वो शोषित हो जाएगा? बस मैं सिर्फ इस सवाल के साथ इस अपने फ्रेम को, इस फ्रैगमेंट को खत्म करता हूं। कुछ और सवाल फारबिसगंज से उठे। पसमानदा के कई नेता हैं, मुसलमानों के कई नेता हैं, खामोशी रही। सैयद शाहबुद्दीन की बेटी है, मिनिस्टर है। सैयद शाहबुद्दीन मुसलमानों की राजनीति करते रहे, पसमानदा थे, क्या थे, मुसलमान भी थे, खामोशी रही। एक शब्द उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोला। अली अनवर थे, डॉक्टर एजाज अली थे, सलीम परवेज थे, तीनों पसमानदा नेता हैं, खामोश है इस पूरे मुद्दे पे। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। जब कोई इंटरव्यू लेने उनके पास पहुंचा, उन्होंने कहा भाई ये तो पुलिस की बर्बरता है, इसमें क्या पसमानदा और क्या पुलिस की बर्बरता तो हर जगह होती है भाई, ठीक है, वो खामोश है। तो एक मामला ये है कि क्या वजह है कि जमहूरियत में जो नेता कहते हैं कि हम आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो हमारे मुद्दों पे खामोश क्यों रहते हैं? पार्टी के अंदर आंतरिक जनतंत्र का मामला क्या है? पार्टी विप कैसे ऑपरेट करती है? एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे ऑपरेट करता है? ये हमारी जो पूरी चुनाव प्रणाली है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसकी क्या खामियां हैं? प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम की जो बात है उसको कैसे हम लोग करें? तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग को बात करनी होगी सिस्टमिक रिफॉर्म्स की, ताकि रिप्रेजेंटेशन का जो प्रिंसिपल है सिस्टम में वो और मजबूत हो और हमारे नेता हमारी नुमाइंदगी कर सके, और जब कोई ऐसा मुद्दा जो हमारे ऊपर आता हो उसको लेके वहां पर खामोशी ना रहे। इसके साथ फिल्म का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, एक ही रास्ता नाम रखा था इन्होंने। दो रास्ते मुझे फिल्म को देख के साफ साफ नजर आए। एक तो जमात इस्लामी के कोई साहब थे जो बोल रहे थे जमात इस्लामी यहाँ पर हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है भारत में और पूरी दुनिया में इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहती है। दूसरा रास्ता मेरे ख्याल से नक्सलवादी का रास्ता था, जो यहाँ पे एक साम्यवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं क्रांति के बाद। दोनों अलग अलग रास्ते हैं। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त जरूर हो सकता है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। तो सांप्रदायिकता का जो पूरा मामला है, ये किस तरह से मुसलमानों के अंदर जो अशराफ तबका है, मर्दों का जो है, और रूढ़िवादी और जो पिछड़े विचारों के प्रतिक्रियावादी या रिएक्शनरी किस्म के जो लोग हैं, उनको सांप्रदायिकता का डिस्कोर्स कैसे मजबूत करता है और उनको कैसे लेजिटिमेसी देता है, इसको हम लोगों को गहराई से सोचना चाहिए। और आज पूरे यूपी बिहार में एक नारा चल रहा है, पिछड़ा दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, जहां पर हम लोग व्यापक बहुजन एकता की बात कर रहे हैं। सारे धर्मों की जो पिछड़ी जातियां हैं उनको एक दायरे के अंदर लाने की बात चल रही है, और सारे धर्मों के जो समण हैं उनके खिलाफ एक युद्ध का ऐलान करने की बात चल रही है। मामला इतना सिंपल नहीं है। जाहिर सी बात है, समण में बहुत लोग हैं जो सामाजिक न्याय के साथ हैं, और हमारी जातियों के अंदर बहुत सारे लोग जो हमारी जाति के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ भी लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन मोटा मोटा एक नया विमर्श तैयार हो रहा है। बहुजन आंदोलन ने, पसमानदा मूवमेंट ने, पसमानदा आंदोलन ने एक नया डिस्कोर्स लेके आया है, और हिंदुस्तान में जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उसको गहरा बना रहा है, जमहूरियत को गहरा रहा है। इसके साथ साथ सिस्टमिक रिफॉर्म्स की हम लोग को बात करनी होगी, जब समय आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे। ये कह के मैं अपनी बात करूँ। शुक्रिया।